कल्पना कीजिए कि एक चुनाव होता है और चुनाव वाले दिन खबरें आती हैं कि राज्य में करीब 92.93%। 92.93%, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, मतलब ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। दुनिया भर में लोग इसे देखकर कहेंगे कि वाह, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है कि इतनी भारी संख्या में लोग घरों से निकले, अपना वोट डाला। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है ना? एक पल के लिए लगता है कि भाई इससे बेहतर लोकतांत्रिक तस्वीर और क्या ही हो सकती है। लेकिन तभी उस जश्न के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जो इस पूरी तस्वीर को ना बहुत डरावना बना देती है। सही बात है। और वो डरावना सच क्या था? सच ये था कि मतलब इसे ऐसे समझिए कि जिस स्टेडियम में 92% लोग बैठकर मैच देख रहे थे, दरअसल उस स्टेडियम के बाहर करीब 90 लाख लोगों को घुसने ही नहीं दिया गया। उन्हें गेट से ही वापस कर दिया गया। तो अंदर से आवाज आती है कि आपका तो नाम ही लिस्ट में नहीं है। और यही आज का हमारा विषय है। हाँ, क्योंकि आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक चुनावी नतीजे की कहानी नहीं है। ये पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का वो भूचाल है जिसने न सिर्फ भारत की राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया है, बल्कि यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसने चुनाव कराने वाली संस्थाओं पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दूं, हमारी रिसर्च के टेबल पर कई अलग-अलग स्रोत हैं। हाँ, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से द गार्जियन और अल जजीरा की ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के आंकड़े भी हैं। बिल्कुल। और साथ ही हाल ही में हुई कुछ बहुत ही आक्रामक राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान भी हैं, जिनमें मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और बीजेपी के संबित पात्रा के तीखे तर्क शामिल हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। हमारे पास जो आज ये सारा डेटा है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें दोनों तरफ से भारी राजनीतिक दावे किए गए हैं, लेफ्ट विंग की तरफ से भी और राइट विंग की तरफ से भी। हाँ, और ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारा काम यहाँ किसी का जज बनना या किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं है। एकदम सही। हम यहाँ सिर्फ उन दावों के पीछे के लॉजिक और उन प्रक्रियाओं को डिकोड करने बैठे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस भूकंप की जिसके झटके पूरे देश ने महसूस किए। पश्चिम बंगाल के वो ऐतिहासिक नतीजे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 294 सीटों वाली विधानसभा में 206 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। मतलब बहुमत का आंकड़ा 148 का होता है और बीजेपी उससे कहीं आगे निकल गई। और वहीं दूसरी तरफ पिछले 15 सालों से जो सत्ता के सिंहासन पर बैठी थी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, जो एक समय पर अजेय लगती थी, बिल्कुल, वो मात्र 81 सीटों पर सिमट कर रह गई हैं। इस नतीजे की अहमियत को समझने के लिए हमें उस मनोवैज्ञानिक असर को देखना होगा जो 15 साल के राज से बनता है। मतलब वो जो एक पूरा ढांचा सेट हो जाता है। हाँ, जब कोई पार्टी 1.5 दशक तक लगातार शासन करती है तो पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा, जमीनी कार्यकर्ता और आम जनता का एक बड़ा वर्ग उस सत्ता का अभ्यस्त हो जाता है। टीएमसी का इस तरह से धराशायी होना कोई आम चुनाव हारना नहीं है। ये तो एक ऐसा किला था जो 15 साल से खड़ा था और अचानक ढह गया। सही कहा। ये एक ऐसी घटना है जो आने वाले कई दशकों तक राजनीति विज्ञान के छात्रों को पढ़ाई जाएगी। और इस हार का जो सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा वो था खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपनी पारंपरिक सीट हार जाना। पूरे बंगाल की दीदी, वो नेता जिनकी छवि एक स्ट्रीट फाइटर की रही है, वो अपनी भवानीपुर सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों के भारी अंतर से हार गईं। जो कि एक बहुत बड़ा उलटफेर था। मतलब मुझे याद है जब हम इस डीप डाइव के लिए डेटा पढ़ रहे थे तो ये आंकड़ा देखकर मुझे सच में यकीन ही नहीं हुआ। भवानीपुर तो उनका अभेद्य किला माना जाता था। और द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ भवानीपुर नहीं बल्कि नंदीग्राम सीट से भी जीत दर्ज की है। मतलब एक ही नेता का 2 अहम सीटों पर ऐसा प्रदर्शन करना, ये बदलाव की गहराई को दिखाता है। बिल्कुल। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजयी भाषण दिया, वो भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, उन्होंने मोदी गारंटी की बात की थी। हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर बंगाल की जनता को मोदी गारंटी दी। युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वादा किया। लेकिन एक बात जो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर देकर कही वो थी राजनीतिक हिंसा के चक्र को खत्म करना। बिल्कुल। उन्होंने इस बात की बहुत सराहना की कि इतने बड़े राज्य में मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत सवाल खड़ा होता है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात 15 साल की सत्ता पलट गई। हाँ, क्या ये सिर्फ चुनाव प्रचार था? वही तो, क्या ये सिर्फ बीजेपी के एक बहुत ही आक्रामक प्रचार का नतीजा था या फिर टीएमसी सरकार के प्रति जनता के अंदर कोई बहुत गहरा गुस्सा था
जो एकदम से ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा? अगर हम इसे बड़े पैमाने पे जोड़कर देखें तो चुनाव प्रचार चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, बिना किसी गहरी एंटी इनकम्बेंसी के, मतलब सत्ता विरोधी लहर के, इतने एक तरफा नतीजे कभी नहीं आ सकते। तो जमीन पर असल दिक्कत क्या थी? अल जजीरा और द गार्डियन की ग्राउंड रिपोर्ट्स एक बहुत दिलचस्प पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। समस्या सिर्फ 15 साल की सत्ता की थकान नहीं थी, असली दिक्कत उस मैकेनिज्म में थी जो नीचे के स्तर पर काम कर रहा था। अच्छा। उनके छोटे छोटे व्यापार में निचले स्तर पर टीएमसी की पार्टी मशीनरी का दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो सिर्फ एक भारी भरकम राजनीतिक शब्द नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की झल्लाहट थी। जो दीदी का एक समय पर जादुई आकर्षण था, वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के आक्रामक रवैये की वजह से जनता के बीच गुस्सा बन गया था। सटीक बात है। और इस गुस्से के साथ साथ एक दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर भी काम कर रहा था, जिसने इन नतीजों को 206 के आंकड़े तक पहुंचाया, और वो है ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन। लेकिन ये ध्रुवीकरण सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं था, है ना? हाँ, इसमें एक बहुत स्पष्ट भौगोलिक विभाजन था। विश्लेषकों ने राज्य में एक गहरा ग्रामीण बनाम शहरी अंतर देखा है। मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में है। इसके उलट जो शहरी इलाके हैं और खासकर शहरी पुरुषों के बीच एक बहुत भारी ध्रुवीकरण देखा गया। जिससे हिंदू वोट एकजुट हुआ। हाँ, हिंदू वोट कई जातियों और उपजातियों से उठकर पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि ये एक हिंदू कंसोलिडेशन का नतीजा था। और इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा तत्व था जिसने इस वोटिंग को मुमकिन बनाया, वो था सुरक्षा बलों की तैनाती। चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए 2400 पैरामिलिट्री कंपनीज की ऐतिहासिक तैनाती की गई थी। हाँ, और यहाँ भी दो पक्ष हैं। सत्ताधारी पार्टी कह रही थी कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन विपक्ष का तर्क था कि केंद्र सरकार दरअसल मतदाताओं को डराने और माहौल को छावनी में तब्दील करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विश्लेषकों की माने तो इस भारी सुरक्षा बल ने एक बिल्कुल अलग तरह का काम किया। वो स्विंग वोटर वाला फैक्टर। बिल्कुल, किसी भी चुनाव में एक स्विंग वोटर होता है जो स्थानीय ताकतवर लोगों के डर से वोट नहीं करता। इस भारी पैरामिलिट्री मौजूदगी ने उस स्विंग वोटर के अंदर बैठे डर को खत्म कर दिया। जो लोग पहले डर कर घर में बैठे रहते थे, उन्हें एक सुरक्षा की गारंटी मिली और वो बाहर आकर वोट कर गए। तो ये 206 सीटों का आंकड़ा, ये स्विंग वोटर्स का बाहर आना और 92% की वोटिंग, ये सब सुनकर बहुत इंप्रेसिव लगता है। हाँ, ऊपर से देखने पर तो यही लगता है। लेकिन जब हम इस 92% के तिलिस्म के अंदर झांकते हैं तो एक ऐसा डेटा सामने आता है जो इस पूरी सफलता की तस्वीर पर एक गहरा दाग लगाता है। और वो डेटा उन लोगों का है जो इस 92% का हिस्सा बन ही नहीं पाए। बिल्कुल, और यही हमारी रिसर्च का वो अहम हिस्सा है जहां चुनाव प्रक्रिया पर सबसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और वो सवाल SIR यानी SIR नाम की एक प्रक्रिया को लेकर है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हाँ, विशेष गहन संशोधन। आमतौर पर चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए ये प्रक्रिया चलाता है। इसका सैद्धांतिक मकसद बहुत साफ है, लिस्ट को अपडेट करना, उन लोगों के नाम हटाना जो अब उस इलाके में नहीं रहते या फिर जिनका निधन हो चुका है। सुनने में तो ये प्रक्रिया बहुत ही तार्किक लगती है। मतलब इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सोसाइटी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। हाँ, AGM। चुनाव से पहले मेंबरशिप की लिस्ट अपडेट की जा रही है। नियम सीधा है कि जो लोग सोसाइटी छोड़कर जा चुके हैं उनका नाम हटेगा। लेकिन सोचिए, अगर सोसाइटी का सेक्रेटरी बिना कोई नोटिस दिए अचानक उन फ्लैट्स के नाम भी लिस्ट से काट दे जिनके लोग सिर्फ छुट्टियां मनाने बाहर गए हैं, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, बवाल मचेगा। बिल्कुल। SIR का मकसद भी लिस्ट को साफ करना था, लेकिन सवाल इस पूरी प्रक्रिया के तरीके और उन लोगों की भारी संख्या पर उठ रहा है जिनके नाम काटे गए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे साइलेंट इनविजिबल रिगिंग करार दिया है। मतलब बहुत ही शांति और सफाई से की गई एक अदृश्य वोट चोरी। और जब हम इन दावों के आंकड़ों को देखते हैं तो वो सच में डराने वाले हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट दावा करती है कि इस प्रक्रिया के तहत 27 लाख मतदाताओं को वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया। और दूसरी तरफ अल जजीरा की रिपोर्ट ये आंकड़ा 90 लाख तक बताती है, जो बंगाल के कुल मतदाताओं का लगभग 12% है। एक मिनट, 90 लाख? क्या ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है? मतलब नहीं, ये रिपोर्ट्स के दावे हैं। यार, 90 लाख तो दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा होता है।
अगर 90 लाख लोग या मान लीजिए 27 लाख लोग भी चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए, तो क्या ये चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से पलटने की ताकत नहीं रखता? आपकी ये हैरानी बिल्कुल जायज है और यही कारण है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक गड़बड़ी का मामला नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। 27 लाख हो या 90 लाख, ये संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी चुनाव में ये हार जीत तय कर सकती है। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बहुत ही तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि ये जो नतीजे आए हैं, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, बल्कि ये लूट तंत्र की जीत है। उनका तर्क बहुत ही गणितीय था। उन्होंने कहा कि अगर हम हार जीत के कुल वोटों का अंतर देखें तो वो करीब 3 से 4 लाख वोटों का है, लेकिन दूसरी तरफ 27 लाख लोगों को तो वोट डालने के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया। तो फिर ये कैसा जनादेश है? संजय सिंह के इस तर्क में एक बहुत बड़ी बात यह भी थी कि उन्होंने चुनाव आयोग और वहां के एक बड़े अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर सीधे तौर पर घोटाले का आरोप लगाया। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया था उन्होंने। बिल्कुल। उनका कहना था कि जब इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां से भी फैसला आने में इतनी देरी हुई कि चुनाव का दिन ही निकल गया। मतलब न्याय में ये देरी दरअसल न्याय से इनकार करने जैसी हो गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि संजय सिंह ने इस वोट काटने के विवाद को सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रखा। हाँ, उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया था। उन्होंने दावा किया कि बिहार में भी इसी प्रक्रिया के जरिए सिर्फ 1 महीने के भीतर 65 लाख वोट काट दिए गए। और इसका मैकेनिज्म क्या था? उनके अनुसार चुनाव आयोग ने इनमें से 22 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि हकीकत में वो लोग कथित तौर पर जिंदा हैं। मतलब जो लोग जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, उन्हें सिर्फ कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया ताकि वो वोट ना डाल सकें। संजय सिंह का दावा यही है। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश बताया है। विपक्ष का आरोप है कि ये पूरी प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में और बिना पारदर्शिता के की गई कि लाखों जिंदा लोग सिस्टम की नजरों में भूत बन गए। और इन सब आरोपों के बीच जो एक और बहुत बड़ा एंगल निकल कर आ रहा है वो ये है कि आखिर ये वोट कटे किसके हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। द गार्जियन और अल जजीरा की रिपोर्ट्स एक बहुत ही गंभीर पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। उनका दावा है कि इस वोटर लिस्ट के संशोधन में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को असंगत रूप से ज्यादा निशाना बनाया गया है। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। जब चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता पर शक होता है तो उन्हें अपनी बात साबित करने का मौका दिया जाता है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि इसके लिए जो विशेष ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वो चुनाव से पहले इतने सारे मामलों की सुनवाई कर सकें। तो मतलब रातों रात पुराने कागजात जुटाना? हाँ, गरीब और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए रातों रात अपने पुराने कागजात जुटाना और वकीलों के जरिए पेश होना लगभग नामुमकिन था। और नतीजे के तौर पर लाखों लोग बिना अपनी बात ठीक से रखे ही लिस्ट से बाहर हो गए। बिल्कुल। अब देखिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके मन में एक स्वाभाविक सा सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है तो इस पर सत्ताधारी पार्टी और खुद चुनाव आयोग का क्या कहना है? हाँ, उनका बचाव भी सुनना जरूरी है। इस पर बीजेपी की तरफ से सांसद संबित पात्रा ने बहुत ही आक्रामक तरीके से बचाव किया है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को चुनाव आयोग की एक स्वाभाविक और नियमित प्रक्रिया बताया है। उनका तर्क क्या था? पात्रा का तर्क बहुत सीधा है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो मतदाता सूची को बिल्कुल साफ और पारदर्शी रखें। उनके अनुसार इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उन अवैध घुसपैठियों को बाहर करना था जिन्हें भारत में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके साथ ही संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए ये भी आरोप लगाया कि जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं वो दरअसल इन घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं। उन्होंने इसे सीधे तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया। मतलब सत्ता पक्ष का पूरा नैरेटिव ये है कि हम तो लिस्ट साफ कर रहे हैं और विपक्ष अवैध लोगों का साथ दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये बहस सिर्फ वोटर लिस्ट तक ही सीमित नहीं रही। यहां मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि इसके बाद एक और बहुत बड़ा विवाद प्राइवेसी यानी निजता को लेकर खड़ा हो गया। हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज वाला मामला। चुनाव के बाद विपक्ष ने मांग की कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज साझा करे ताकि वो देख सके कि अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। लेकिन चुनाव आयोग ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। और इसी पर संजय सिंह ने जो पलटवार किया वो लॉजिक के नजरिए से बहुत मजबूत था। हाँ, उन्होंने प्राइवेसी वाले तर्क पर जो पुशबैक दिया, उनका कहना था कि जब चुनाव के दिन बड़े बड़े टीवी चैनल मतदान केंद्रों के बाहर खड़ी महिलाओं की लंबी कतारें दिखाते हैं, लोग गर्व से इंटरव्यू देते हैं और वो पूरे देश में लाइव प्रसारित होता है, वही तो, तब किसी की प्राइवेसी भंग नहीं होती। अगर वोटिंग एक सार्वजनिक और गर्व का विषय है
तो बंद कमरों की सीसीटीवी फुटेज से अचानक प्राइवेसी को क्या खतरा पैदा हो गया? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। संजय सिंह का ये सवाल सीधे तौर पर संस्थाओं की मंशा पर वार करता है। ये सिर्फ एक तकनीकी बहस नहीं है, ये चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता का सवाल है। और उन्होंने दिल्ली चुनाव का भी तो जिक्र किया था। हाँ, उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में भी 42,000 वोट काटे जाने की शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी संदर्भ में उन्होंने ईडी और सीबीआई की रेड्स का भी जिक्र किया और कहा बंगाल इज नॉट वेनेजुएला, यानी बंगाल वेनेजुएला नहीं है। उनका वेनेजुएला का जिक्र करना बहुत कुछ कहता है। वेनेजुएला उस मॉडल के लिए जाना जाता है जहां सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोगों का इस्तेमाल करके चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से एक तरफा बना देती है। और विपक्ष का यही मानना है कि भारत में भी संस्थाओं को ढाल बनाकर चुनावों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। जब देश के नागरिक या विपक्षी दल चुनाव कराने वाली मुख्य संस्था पर ही अपना भरोसा खोने लगे, जब रेफरी के फैसलों पर ही शक होने लगे, तो नतीजे चाहे जो भी हों वो संदेह के घेरे में रहते हैं। तो इस सारी रिसर्च और दावों के बाद तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब साफ है। हमने 15 साल पुराने एक मजबूत किले को ढहते देखा, हमने 206 सीटों की एक विशाल जीत देखी, और उसी के समानांतर हमने लाखों वोटों के काटे जाने का आजाद भारत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा विवाद भी देखा। अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें तो पहली बात तो ये है कि बंगाल में बीजेपी की इस जीत ने भारतीय राजनीति के ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये उनकी एक बहुत बड़ी वैचारिक और रणनीतिक जीत है। और टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा सबक। हाँ, कि सत्ता विरोधी लहर और अंदरूनी गड़बड़ियां किसी भी कद्दावर नेता के तिलिस्म को तोड़ सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच हम अक्सर सोचते हैं कि जो आम नागरिक है, जो राजनीति को रोज फॉलो नहीं करता, उसे सबसे क्या फर्क पड़ना चाहिए? इसलिए समझना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ उस एक दिन तक सीमित नहीं है जब हम पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम का बटन दबाते हैं। बिल्कुल सही बात। आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना, उस लिस्ट का सही तरीके से अपडेट होना, ये चुनाव प्रक्रिया की असली नींव है। अगर इस नींव में ही गड़बड़ी हो तो उसके ऊपर खड़ी हार जीत की इमारत कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकती। चुनाव की इस मशीनरी को समझना एक जागरूक नागरिक के लिए सबसे जरूरी है। ये बहुत ही सटीक और विचार करने वाली बात है। और इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाएंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें इस पूरी प्रक्रिया पर नए सिरे से सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। अगर भविष्य में चुनावों की असली हार जीत उस दिन पोलिंग बूथ के बजाय महीनों पहले बंद दफ्तरों में वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट के स्तर पर ही तय होने लगे, अगर लाखों लोगों को मैदान में उतरने से पहले ही खेल से बाहर कर दिया जाए, तो क्या हमें उस पुरानी भरोसेमंद, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पूरी परिभाषा को ही फिर से नहीं लिखना पड़ेगा? सोचने वाली बात है। क्या वो इमारत जिसे हम आजाद लोकतंत्र कहते हैं अब भी उसी मजबूत नींव पर खड़ी है, या जमीन सच में हमारे पैरों के नीचे से खिसक चुकी है? सोचिएगा जरूर।